बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज फुल कोर्ट ने 5 मैराथन समातों के बाद जो पार्लियामान का बना कानून था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से यह कानून बना, जिसके ख़िलाफ़ 10 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गईं। आज उन दरख्वास्तों की फ़ेट से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमा दिया है। फ़ैसले के मंदरजात पर भी बात करेंगे, लेकिन इस फ़ैसले का इफ़ेक्ट क्या होगा, इसकी इम्प्लिकेशन क्या होंगी, इसके नताइज क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारी कोलीग जो है वो मरियम नवाज़ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ को रिपोर्ट करती हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले तो जो मरियम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस पूरी समात में, चाहे अभी तो चीफ साहब ने फुल कोर्ट बनाया था ना, 15 के 15 जजेस बैठे थे, इससे पहले 8 रुकनी बेंच था, उसको बंदियाल साहब हेड कर रहे थे। एक उन जज साहब का नाम बताएं उन जज साहब का नाम बताएं जो लगता है ऐसा कि रोज़ा रख के आते थे। वो किस किस्म का रोज़ा था उनका? इमरान भाई 10 समातें हुई और पहली चले 5 तो दुनिया ने नहीं देखी थी, हमने ही देखी थी। अगली 5 तो पूरी दुनिया ने देखी। उसमें भी वो नहीं बोले। उनका नाम जस्टिस हसन अजहर रिजवी है। ये और नहीं बोले को एक्सप्लेन करना नहीं बोले से मतलब ये है कि कोई सवाल, कोई ऑब्जर्वेशन किसी एक मुकाम पे तो कल फैसल नकवी ने उनके ही फैसले का हवाला दिया और उन्होंने अपने फैसले से मुतालिक भी उसमें कोई सवाल जवाब, कोई होता है ना कि एक बंदे को क्यूरोसिटी होती है, वो कोशिश तो करता है कि मैं सवाल पूछूं, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और यहाँ तक मैं हैरान कुन ये था कि उन्हीं के फैसले को एक्सप्लेन किया जा रहा था कि रजवी साहब ने अपने फैसले में ये लिखा है, उनकी राय डिस्कस हो रही है और उसी मैटर के ऊपर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और बहसें चल रही हैं। उनकी राय पे बाकी जजेस बात करें, लेकिन वो खुद नहीं किए उन्होंने कोई भी बात। ये 10 समातें टोटल हुई हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आखिर में चुपचाप अपना जो वो कहते हैं ना, वोट बराबर करके चीफ जस्टिस वाली कोर्ट में डाल दिया। और हमें तो खैर हैरानगी तो नहीं थी, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम भी, लेकिन उनके ना बोलने पे बहुत तशवीश रही है हमें थ्रू आउट। हम बड़े परेशान रहे हैं, लेकिन चुप का रोज़ा क्यों रख के आते हैं? एग्जैक्टली अब ऐसा भी क्या था? अब आपने देखा इतना वोकल था वो भी। हम ये बातें भी लोग कर रहे थे कि शायद जजेस इसलिए इतना बोल रहे हैं कि वो टीवी पे आ रहे हैं, वकील इसलिए बोल रहे हैं कि वो टीवी पे आ रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कौन सा रिस्ट्रेंट शो किया है, वो बिल्कुल लैगेड है, वो बिल्कुल टीवी पे नहीं आना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। ये हैरान को नहीं था कि जो वकला के दलाइल होते थे, जैसे अटॉर्नी जनरल साहब की बात करें, आज उन्होंने कहा था कि मैं 1 घंटा दलाइल दूंगा, अब 3.5 घंटे तक दलाइल दिए। अब उनके दलाइल तो 1 घंटे के थे, क्या 1 घंटे के दलाइल के ऊपर 2.5 घंटे के सवालात हो सकते हैं? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ये सब कुछ नहीं भी देखा, हमने तो शायद देखा हुआ था, आवाम ने नहीं देखा हुआ था। और हम जब रिपोर्ट करते थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आप लोग वकीलों का मौक़िफ़ बताते ही नहीं हो। अब दुनिया को भी पता चल गया कि वकीलों को तो मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो जजेस को खुद ही इतना ज़्यादा पता होता है केस के बारे में कि वो वकील बेचारा वहाँ खड़े खड़े उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। कल फैसल नकवी साहब ने कहा भी कि अब मैं थक गया हूँ फाइनली 5 घंटे के बाद। उन्होंने कहा मुझे अब आर्ग्यू भी करने दें। हाँ, मुझे थोड़ा आर्ग्यू भी करने दें। तो वो ये करते ही हैं कि अब आप देखें, आप मुझसे सवाल पूछ और रहे हैं। आज तो मरियम ये भी हुआ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं सवाल भूल गया हूँ, आपने क्या सवाल पूछा था, आपने क्या सवाल पूछा था। अब देखें, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल के बीच में आपको इंटरप्ट करके 6 सवाल और पूछ लूँ, आपको क्या याद रहेगा कि आपने मुझसे क्या सवाल किया था? सारे वकीलों के साथ आप ये करते रहे और फिर इन द एंड जो वकील आपको थोड़ा सा टिका के जवाब दे गए वो ठीक थे, लेकिन जो जूनियर, मतलब जूनियर से मेरा मुराद है कि जो वकील ज़ाहिर है आपकी उम्रों के नहीं है, अटॉर्नी जनरल को कर्टेसी थी, उन्होंने बहुत सारे मामलात में सबके सवाल सुने, तो उससे फिर तासुर ये जाता है कि शायद वो बंदा तो तैयारी से आया ही नहीं हुआ या उसको कुछ पता ही नहीं है, जजेस ज़्यादा तैयारी से आए हैं। लेकिन इस केस में वो वकला भी तो एक्सपोज हुए जो बाहर जाके मतलब हमारा जो मीडिया का रोस्टर में वहाँ पे जा कहते थे कि हमने आज अंदर ये कह दिया, हमने ये कह दिया, वो कह दिया है। वो अंदर जाके क्या कहते हैं, ये भी तो लाइव जब स्ट्रीमिंग दिखाई गई तो ये भी चीज़ें भी तो आवाम ने खुद देख ली भी, अंदर क्या कहते हैं, बाहर आके क्या बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत सारे वकीलों की जो करियर है वो तबाह हो रहे हैं और वो स्टेज पे हो रहे हैं जब वो डिजर्व नहीं हो रहे हैं और होंगे भी। जाहिर है कि अब एक मामला चल पड़ा है और ये भी हुआ कुछ के साथ, तो बेचारों के साथ ये हुआ। पहली हेयरिंग के ऊपर हमने देखा कि वो सारी ज़िंदगी वकालत करते रहे, लेकिन फिर जजेस ने उनको इस तरीके से उनकी वकालत को एक्सपोज किया कि हम आपस में क्लोज सर्कल्स में ये बात कर रहे थे कि बस इनका करियर तो अब गया। सरदार साहब ने जो आज वो एक होता है ना कंक्लूडिंग स्पीच होती है, सरदार तारिक मसूद साहब ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए जब केस की समाअत को मुकम्मल किया गया। उस पे आने से पहले मरियम, ये जो फैसला आया है, एक मतलब 3 फैसले आए हैं एक्चुअली, उसमें 3 नुकात टेक्निकल तौर पे बताए गए। एक फैसला कि इस कानून को बरकरार रखा गया, वो 10-5 से दिया गया। एक फैसला जिसमें अपील को बरकरार रखा गया, उसमें 9 जजेस ने अपील के हक में फैसला दिया, उसमें 6 ने जो है वो इख्तलाफ राय दिया। और एक फैसला आया 8-7 से कि इस अपील का जो हक होगा वो आप माजी से उसका इतलाक़ नहीं करेंगे, जब से कानून बना है तब से इस अपील का आप जो है वो राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माजी से नहीं होगा।
तो इसमें आप क्या ये समझती हैं कि जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, आज मतलब जो फुल कोर्ट जो 10 जजेस बैठे थे, आपको लगता है कि इस फुल कोर्ट की तश्कील में कोई टेक्निकल काजी फैसल साहब ने कोई गलती की है? अगर इस बेंच को वो इस तरीके से बनाते, क्योंकि हम चिट चैट कर रहे हैं ना ताकि सुनने वालों को भी आसानी से समझ आए, अगर ये बेंच में जो चीफ जस्टिस साहबान बैठे थे, काजी फैसल साहब भी चीफ जस्टिस हैं, आने वाले भी 6 चीफ जस्टिस साहबान बैठे थे, अगर उनको शामिल ना करते और ये उन जजेस को केस सुनने के लिए दिया जाता जो चीफ जस्टिस कभी नहीं बनेंगे, एज ए जज रिटायर हो जाएंगे, तो तब भी क्या इसी तनासिब से फैसला आता? क्या उसमें भी इतने ज़्यादा सवालात होते? तब क्या सूरत हाल होती? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर चीफ जस्टिस उन सबको बेंच में बिठाते और खुद बैठ जाते और खुद भी ना बैठते और उन जजेस को बिठाते जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, देखे ना, फिर तो मुझे लगता है सिर्फ 5 जजेस का बेंच होता। नहीं, 7 जजेस का होता, 8 जजेस का होता। देखे ना, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस, इजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस, मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस, आयशा मलिक चीफ जस्टिस, या अफरीदी चीफ जस्टिस। नहीं, कैसे गलत? मेजॉरिटी बचेगी ना, फिर 7 जजेस बचेंगे। नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर ये काजी फैसल साहब ना होते बेंच में, इसमें इजाजुल हसन साहब ना होते, इसमें मुनीब अख्तर ना होते, मंसूर अली शाह ना होते, या अफरीदी ना होते, इसमें आयशा मलिक साहबा ना होती, इसमें शाहिद वहीद साहब ना होते, तो ये 7 जज बन जाते हैं। ये 7 अगर 7 एक्सक्लूड कर जाते, क्योंकि देखे ना, हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो जब चीफ जस्टिस के अख्तियारात की बात हो रही थी, तो वो अगर इस केस को ना सुनते, वो जजेस सुनते जिनका इस अख्तियार के साथ कोई ताल्लुक ना होता, तब कमरा अदालत में क्या माहौल होता, और तब ये जो 10-5 से फैसला आया है, तब कितने रेशो से फैसला आता? फिर तो मुझे लगता है आपने कोई कैलकुलेशन की है? हाँ, सिर्फ मज़ाहिर नकवी ने डाइसेंट किया होता इस सूरत में, और दूसरा डाइसेंट जो है वो नहीं, शाहिद वहीद ने भी तो चीफ बनना है, सिर्फ मज़ाहिर नकवी साहब का डाइसेंट होता है। मतलब फिर 7-1 से फैसला आता है, यही कैलकुलेशन है। एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन है। 7-1 से आता, 7 जजेस उसको अपहेल्ड करते, अगर हम इसी के तनासुब में देखें। दूसरी चीज़ जो ड्रामेटिक होती है वो ये होती है कि जो माजी से अपील पे 6-2 हो जाता, और जो माजी से इतलाक वो 5-3 हो जाता, 5-3 हो जाता, तो वो फैसला ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो इसी तरह से होता, फिर भी बनना तो इन द एंड यही हाँ, सिर्फ ये होना था उसमें कि माजी से इतलाक वाली जो शिक थी वो बरकरार रह जानी थी। अच्छा, ये देखें, अतर मैनिला साहब ने भी उसको फॉलो किया है, जस्टिस सरदार तारिक ने भी उसकी फेवर की है, बाकी जो, तो ये गलती नहीं की अगर इस तरह से होता। हाँ, अगर इस तरह से चीफ जस्टिस ने अपनी गलती तस्लीम नहीं कर ली आज आखिर में। देखिए, जब उन्होंने देखा कि अब बहुत ही ज्यादा मेस हो गया और ये चुप ही नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा मैं गलती तस्लीम कर लेता हूँ, मैंने फुल कोर्ट बना दी है। आप सब में से कोई रिक्यूज कर देता ना बैठने के बाद, आप सब ने भी कोई इख्तिलाफ नहीं किया, सब बैठ गए। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे ड्रामेटिक सिर्फ फैसले के अंदर चीज़ हुई है ना, वो सिर्फ इतनी हुई है कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो ड्रामेटिक कपल साथ ही गया जाएंगे, जो हम लोगों को यकीन था कि इन दोनों ने अलग नहीं होना, कानून के हक में गया है, तो वहाँ भी साथ गया है। अगर राइट ऑफ अपील में है, नहीं, देखिए इमरान भाई एक चीज़ मिस नहीं करें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी पूरे समात में नहीं बोले, लेकिन हमें पता था कि वो किस तरफ है, क्योंकि फैसले में तो बोले ना, लेकिन जैसे वो हमें पता था ना कि उन्होंने यही बोलना है, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर तो ऑलरेडी यही बोल रहे थे, तो हमें ऑलरेडी पता था कि जो उनकी राय होगी वो उनकी भी राय होगी, रीजन तो सबको पता है। मतलब वो कंप्रोमाइज हो गए थे या उनके साथ वो एग्री कर चुके थे? कंप्रोमाइज नहीं हो गए थे, वो होता है ना, कुछ लोगों के अंदर पावर होती है दूसरे बंदे को साथ मिला लेने की, उन्होंने साथ ही चलना था उनके, तो वो एग्री हो गए। ये अब रोशनी डालें जो सरदार तारिक मसूद साहब के जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे, ये जाते जाते उनको क्या ख्याल आया कि बीच में तो वो बिल्कुल ही खामोश रहे, जाते जाते उन्होंने बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए। देखिए, मुझे ये लगा उनको ट्रिगर जो है ना वो इकराम चौधरी साहब ने आकर किया, वो खामोश थे, वो नहीं बोल रहे थे, और वो थ्रू आउट द हियरिंग कानों में बातें कर लेते थे, लेकिन सरदार तारिक साहब ज़रा खामोश ही रहे। आखिर में जब उन्होंने इकराम चौधरी साहब को दोबारा आते देखा ना, तो बस फिर सरदार तारिक साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, आप तो सड़कों पे जो है वो वकला तहरीक ने लेके निकले थे जब एक आमिर ने जो आइन है उसको रीराइट करवाया, लेकिन अब जब आइन बेहतर हो रहा है, हमारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बेहतर हो रहे हैं, तो आप फिर उसकी मुखालफत करें, क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने वही एक चीज़ पे जो मुझे थ्रू आउट इख्तलाफ रहा वो यही था कि आप बात बात में मज़हब को कोट नहीं करें, मतलब मुशावरत का, तो फिर इस तरह तो मज़हब बहुत कुछ कहता है, ठीक है, वो तो आप सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीज़ों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल जाएगा अगर आप उन सारी चीज़ों के ऊपर जाते हैं। लेकिन खैर उन्होंने उसका हवाला दिया, क्योंकि जाहिर है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का बार-बार वो उनसे ये कह रहे थे कि देखें चौधरी साहब, आपका बुकला का मुतालबा था, और आप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप हो, क्या डिक्टेटरशिप को आप प्रमोट करना चाहते हैं? आप खुद वो एक दरख्वास्त आती थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, वो चीफ जस्टिस जो है, उस दरख्वास्त के ऊपर अपनी पसंद का जज बना के जो डिक्टेटरशिप होती थी उसको वैलिडेट कर देता था, फिर आप सड़कों पे निकलते थे। अब अगर
उस चीज़ को ख़त्म किया गया है तो आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। एटलीस्ट उन्होंने कहा कि आप इस कानून को माने तो सही कि अच्छा कानून बना है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो फिर भी इकराम चौधरी साहब ने अच्छा, माना 4 डिक्टेटर्स का हवाला भी दिया हाँ। कि 4 फिर डिक्टेटर आए। मुशर्रफ दौर का भी कहा कि जब मुशर्रफ का आपने तो नाम इसमें- लिया ना, 4 डिक्टेटर का हवाला दिया, फिर मुशर्रफ का नाम लिया हाँ। कि उन्होंने इस मुल्क की चूल्हें हिला दी। हाँ अब आपको नहीं अगर लगा, हम आपको नहीं लगा इमरान भाई कि इसके बाद केसेस जो है वो मुशर्रफ के हवाले से भी लगेंगे? बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी उम्मीद है कि सबको कि अब वो लगेगा और फिर वो सामने आएगा, क्योंकि जाहिर अच्छा, है ये जो लगने वाले तुमने बात की बड़ी अच्छी की। अगला हफ्ता कैसे होगा हमारा? जैसा भी होगा वो पिछले हफ्तों की तरह नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ने फिलहाल को डांट पिला दी और फिलहाल को ये कर दिया। अब फाइनली ये होगा कि हमें वो सारे केसेस देखने को मिलेंगे जो आवाम देखना और सुनना चाहती है। आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की लाइव प्रोसीडिंग के ऊपर लोग कितना डिसअपॉइंट हो रहे थे, क्योंकि एक नॉर्मल सा केस है जिसमें इतनी टेक्निकल बहस है कि वो आपके मेरे अलावा, मतलब रिपोर्टर्स के अलावा, कानून साजों के अलावा अच्छा, शायद कुछ आम लोग आपको कहते नहीं हैं, समझ में आ अच्छा रही कुछ होगी। लोग कहते हैं ये आप वीलॉग क्यों करते हैं? हम तो टीवी के ऊपर सब कुछ सुन लेते हैं। ये हर बंदे के में तो ये इतनी खासियत या अहलियत है नहीं कि जो कुछ कहा जा रहा है वो बिल्कुल मिनवन उसको समझ पाए। हमारे तो देखिए- ऑफिस के लोग नहीं समझ पाते, वो हमें कहते हैं यार भेजिए, हमें टिकर भेजिए, हमें नहीं समझ आ देखिए, रही। अगर लाइव प्रोसीडिंग से किस सबको समझ आ जानी होती तो आपका और मेरी नौकरी जो है ना वो यहाँ से खत्म हो गई होती, हम किसी और जगह रिपोर्ट कर रहे होते। सीधी बात ये है कि वो लोगों को ना बल्कि इस लाइव स्ट्रीमिंग से दफ्तर वालों को, ऑफिस वालों को पता चला भी कितना मुश्किल टास्क है। हमारी कदर हो गई है, हम बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर। और ये भी है कि जाहिर है कि वो मुश्किल टास्क है। और फिर आम देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग आप भी सुनेंगे, कोई भी सुनेगा, अगर आप रिपोर्टर नहीं है और आप एक आम आदमी है तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। उसको आसान तरीन लफ्ज़ों में लिखना, उन शिकों ढाल के एग्जैक्टली उन शिकों को वो 8-9 लफ्ज़ों में मैनेज करके एक टिकर बनाना, नहीं, वो फिर सब कुछ वो ट्रेनिंग का टेक्निकल हिस्सा बात हो होता रही है। होती है, वो हम तो समझ रहे होते हैं, आम बंदे नहीं समझते हाँ, वो क्या बात हो। वो जो एक 15-1 मिनट वो एक टेक्निकल बात करते हैं, हम उसको 2 जुमलों में ख़त्म कर लेते हैं, तो वो सब कुछ शायद नहीं जो है वो आम बंदा कर सकता। सुन के समझ आना इस वाकई में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वो समझ राइट में ऑफ आती है। अपील माजी से ख़त्म किया गया है, बड़ी चमगोइयाँ हमारे यहाँ पे दोस्त कर रहे थे कि नवाज शरीफ को अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? आप मुझे बताएं इमरान भाई, एक दफ़ा नजरसानी अपील हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। हमारे आइन में दूसरी बार नजरसानी अपील की जगह ही नहीं है। तो अपील भी तो नजरसानी के हक में ही दी जा रही है, ठीक है? तो एक जब अपील हो गई तो दूसरी बार नजरसाने में नहीं दी जा रही, अपील अलग से होगी, उस अपील के खिलाफ रिव्यू अलग से होगा, रिव्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं चलें इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात यह है कि उसका उन्होंने फ़ायदा उस सूरत में होता अगर जब ये उन्होंने कुछ भी पहले से रेमेडी ना ली होती। नहीं, रेमेडी भी, वो भी आपकी बात ठीक है। तरमीला साहब यही कह रहे थे कि क्योंकि ऐसे लोग जो रिव्यू की राइट को एक्सरसाइज कर चुके हैं, उन्हें तो राइट ऑफ अपील आप नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन उन्हें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को, बेशक वो अपनी रिव्यू का जो राइट है, रेमेडी, उसको एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्योंकि इस कानून के साथ आगे या पीछे एक कानून और भी कानून पार्लियामेंट ने पास किया था, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी थी। अब वो आप तरमीम बताएं, उस तरमीम के बाद क्या नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन को कोई नुकसान है? इलेक्शन एक्ट में तो ये तरमीम की गई थी कि नाअहली जो होगी इलेक्शन एक्ट के तहत, जो कि उनकी हुई भी है, उसकी मुद्दत कम से कम 5 साल होगी, ठीक है? और 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग दोनों के हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये डिबेट करें कि नवाज शरीफ तो जी उनकी सजा शायद मुअत्तल हो गई थी तो वो बाहर चले गए थे, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल नहीं हुई थी। अभी मैंने कहा था दोनों के हो चुके हैं नाली। जहांगीर तरीन की अभी रहेगी उस 5 साल की शिक के मुताबिक भी, क्योंकि 15 दिसंबर गालिबन 2018 को फैसला आया था उनका। देखिए, वो ऑलरेडी अपनी एक पार्टी को एक और तरह से हेड करे। नवाज शरीफ की पोजीशन इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि कहा जा रहा है कि शायद वो अगले वज़ीर आज़म दोबारा से चौथी बार हो। अब इसके अंदर एक ड्रामेटिक, अगर आपने नोट नहीं की हो तो मैं आपके उससे बता देती हूँ। देखिए, रास्ता इस तरह से निकलता है कि शायद इलेक्शन एक्ट वाली बात भी कहीं चैलेंज हो जाए और प्रॉब्लम आ जाए, इसी तरह से जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रही थी। नवाज शरीफ को जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो ये है कि जो 62(1)(f) है उसकी तशरीह की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इन फील्ड मौजूद है ना, वो 62(1)(f) तो नहीं किसी ने भी जो है वो अमेंड की। अब होगा उसमें ये कि जो बार काउंसिल्स ने एक पिटीशन डाली हुई है कि आप उसकी तशरीह कर दें, और ताहियात नाअहली जो है वो ड्रैकोनियन है और सुप्रीम, क्योंकि वो दर्ज नहीं है आइन में, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसकी इस तरह से तशरीह नहीं कर सकती। मरीम ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो हो सकता है नवाज शरीफ वापस आए, उनकी तो 28 जुलाई को डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी ना 17 में, वो अहल हो चुके हैं उस कानून के मुताबिक। वो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद अगर उनको मिल जाता है, उनके फैसले सेटिसाइड हो जाते हैं, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर जब जमा करवाएंगे तो मामला तो ऑटोमेटिकली फिर अदालतों में आ जाएगा ना, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया जाएगा। वो फिर नीचे से होता होता जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो लगता ही है कि उस लिटिगेशन में ये मामला डिसाइड हो जाएगा कि वो कानून ठीक बना है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम ठीक की गई है, उससे भी हो जाएगा ना। देखिए, इलेक्शन एक्ट आज एक और चीज भी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं मरियम, एक और चीज भी है ना, इन्होंने ये बात मान ली ना, इस फैसले से वो लॉ भी वैलिडेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले में, पार्लियामान के कानून साजी के अख्तियार को एडमिट कर लिया, राइट ऑफ अपील भी मान लिया। अब 62(1)(f) में
तो असल में तो डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई नहीं थी। बिल्कुल अब इन्होंने कानून में उसको वाजे कर दिया। बिल्कुल। तो जब वो वाजे हो गया तो वो जो एक स्पेस थी, जो खला था या जो खाली जगह थी, उसको फिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, तो वो कानून भी एक तरीके से आप ये कह लें कि पार्शली या मशरूत तौर पे वो भी वैलिडेट हो गया। देखिए फिर उसके अंदर ये भी देखना होगा कि अगर वो अपने 62(1)(f) को यूँ उसकी तशरीह कर देते हैं, तो उस तशरीह के साथ ये कहते हैं कि ये हमारे दिए हुए फैसलों पर भी लागू होगा। हाँ। अपने ही फैसलों को रिडंडेंट करते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया हुआ है, वो फैसला अभी इन फील्ड है। लेकिन ये भी तो बात है, वो फैसला उस वक्त दिया गया जब ये लॉ नहीं था, जब वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो खाली पड़ी थी। देखिए अभी ये वाले केस के अंदर इस बात का जवाब इस तरह से हो गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पहले दिन ये बात ली और फिर बाद में उन्होंने अपने रिटन जवाब के अंदर भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देता है, ठीक है, किसी भी कानून साजी के मुतालिक। अब कल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बदल जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये खुद ब खुद ये इनफील्ड होगा, लेकिन ये गैर मौसर हो जाएगा क्योंकि जिस कानून साजी की बुनियाद पर हुआ है वो कानून साजी अब नहीं रही। तो ये तो मरीम ऐसे सूरत है वो जो आप ये तो मरीम ऐसे ही होता है ना। अब देखें ना कि नैब के ये जो तरमीम आई थी जो कि सेट असाइड हो गई हैं, बिल्कुल ये सेट असाइड होने से पहले जो तरमीम मौजूद थी उससे पहले पुराने लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद थे। बिल्कुल। जब नया लॉ आया तो वो फैसले तो खत्म हो गए ना, रिडेंडेंट हो गए एक तरीके से। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि पार्लियामेंट के पास हमेशा ये इख्तियार होता है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है, कि अगर वो कोई कानून साजी कर लेते हैं, बेशक फैसला मौजूद है, लेकिन जब कानून ही बदल गया है तो फिर उस फैसला खुद ब खुद गैर मौसर हो जाता है। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि 62(1)(f) की तशरीह अगर हो जाती है सही अंदाज में, तो उससे ही जो है वो नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचेगा, चाहे वो इलेक्शन एक्ट के अंदर होती है, चाहे वो डायरेक्टली बार काउंसिल वाला वो केस फिक्स करके पिटीशन ये उसका फैसला देते हैं। एक और बात मरीम, अब इस फैसले के ज़रिए दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की बालादस्ती भी मान ली है और ये भी मान लिया है कि ये कानून अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि ये कानून वाकई में अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ तो नहीं है। देखें, एक चीज़ को उन्होंने स्ट्रक्चर किया है, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि फ़लाँ केस आपके पास आया है तो आप उसके अंदर इतने रुकनी जज या इतने रुकनी बेंच बना दें और ये जजेस उस केस को सुने। जब वो आपको डायरेक्टली चीज़ नहीं दे रहे, आपके रूल्स और प्रोसीजर्स बता रहे हैं और उन रूल्स और प्रोसीजर्स को बता रहे हैं जो आपने पिछले 43 साल से ना छेड़े, ना कभी दोबारा खोले, ना उनको बदलने की कोशिश की, जो मर्जी होता गया। और ये रूल्स उस वक्त बने जब सोमोटो का अख्तियार ऐसे इस्तेमाल नहीं होता था। तब भी बने जब एक आमिर का दौर था, ज़िया का दौर था, ठीक है, और आपने कभी उसके बाद उनको खोल के देखने की कोशिश ही नहीं की, ना कभी फुल कोर्ट मीटिंग इसलिए बुलाई कि आप अपने रूल्स को इन मामलात के ऊपर बेहतर करें। यहाँ पे ये भी ऐड करें कि ये जो कानून बना, इसको बनाने में गलती किसकी, इसके बनने में, इसके वजूद के आने में किसकी गलती है कि ये कानून बनाना पड़ा? देखिए, कानून बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात डिस्कस होती रही कि 184(3) इस्तेमाल किस तरह हुआ। डिस्कस होती रही, आप विटनेस भी करती हैं, वो भी शामिल कर लें। एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस ने कई बार ये बात कही कि अगर हमारा माजी ऐसा नहीं होता, यानी सुप्रीम कोर्ट का माजी ऐसा नहीं होता, तो पार्लियामेंट को कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद एहतसाबी कर लेती तो पार्लियामेंट को ये कानून साजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बिल्कुल इस बात पर एग्री करती हूँ, वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये गलतियाँ नहीं की होती, और जो हमने विटनेस भी की यहाँ पे गलतियाँ। एग्जैक्टली, आपने नहीं देखा पिछले 1 साल के अंदर क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि केसेस का बैकलॉग बहुत बढ़ गया है, ये बहुत हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात में बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का वो कौन सा मामला है जो छोड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली? मरियम जो कह रही है, मतलब इस नहज पे सुप्रीम कोर्ट के मामला चले गए कि पिछले 4 सालों से, वैसे तो वो एक और भी डिबेट चली थी कि अब हम ख्याल बेंचेस जो है वो तो काजी फैसल साहब भी बना रहे हैं, ये तो जुमा भी 4 दिन ही हुए, वो तो पिछले 5 साल से एक पूरी सीरीज़ चलती आ रही थी। अब उन लोगों को याद आ गए, नहीं जी वो हम ख्याल थे तो ये भी हम ख्याल हैं। वे जुमा 8 दिन हुए हैं, कानून का फैसला होने दें, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए इमरान भी एक चीज़ को एग्री करें, मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए आप लोगों को जितना अरसा तो नहीं हुआ, 3 साल ही हुए, लेकिन इन 3 सालों में पहली बार कोई ऐसा बेंच था जिसका फैसला मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाई लास्ट टाइम तक कि क्या आएगा। हाँ। इससे पहले तो बेंच अभी बनता नहीं था और हमें पता होता था कि ये फलां पिटीशन आई है, इस पे इतना रुकनी बेंच बन जाएगा तो इसका ये फैसला हो जाएगा। तो ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की ना वो एक खूबसूरती है जो वापस आई है। हाँ। और आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हम ख्याल जजेस और बेंचेस वाले मामलात से अब निकल जाना चाहिए। इट्स नो मोर एग्जिस्टेंट। अगर वो जो 5 ने इख्तलाफ किया उनको साइड पे रख के देखें। चले मरीम, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो हमने डिस्कशन या चिट चैट की है उससे मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें, जो सवालात आपके जहन में उठ रहे होंगे कि फ़ैसला क्या है, इसके रिपरकशन, इसके नताइज क्या होंगे और जो बातें की जा रही हैं वो क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है, मेरे ख्याल से सब कुछ वाज़ेह हो चुका होगा।